हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ लिया था। मगध के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है वो यूट्यूब चैनल पर जा करके एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा, और वहाँ पर आप जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार का इतिहास के बारे में, वो जो है आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही निवेदन का, आप वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ। नंदवंश का कार्यकाल, नंदवंश का जो टाइम पीरियड था वो 344 ईसवी पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक था। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना किया था, यानी कि महापद्मनंद जो है वो इसके संस्थापक हैं। महापद्मनंद ने एक राट अथवा एक कच्छ की उपाधि धारण किए थी, यानी कि महापद्मनंद की उपाधि जो है वो एक राट और एक छत्र। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। तो आप जो है ये इनकी जो उपाधि है वो अच्छी तरह से जरूर याद रखिएगा। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाणिनि जो थे वो किस राजा के समकालीन थे, तो वो महापद्मनंद के, जो कि अंग वंश के संस्थापक हैं। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि 326 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो घनानंद ने किसका अपमान किया था? चाणक्य का। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को मार डाला और वहीं पर अंग वंश जो है वो खत्म हो गया। अब जो है कौटिल्य के मदद से, यानी कि चाणक्य के मदद से जो है वो मौर्य वंश की स्थापना होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 298 ईसा पूर्व तक राज किया। जस्टिन एवं स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसका पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटाकर एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन और स्ट्रोबो ने। और एंड्रोकोटस किसने कहा था? तो एंड्रोकोटस कहा था प्लूटार्क एवं एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, यानी कि कौटिल्य भी इनका नाम है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। इन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो किया था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की जो है वो स्थापना किए थे चाणक्य के मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, यानी कि सेल्यूकस की पुत्री से हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा था। तो किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने कौन सी किताब लिखी है? तो इंडिका नामक किताब लिखी है।
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर स्वर्णवेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपावश पद्धति सल्लेखना द्वारा जो है अपने प्राप्त प्राण जो है वो त्याग दिए। यानी कि सल्लेखना किस विधि द्वारा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किया था, तो सल्लेखना विधि द्वारा। अगला है बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक बैठा। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से जानते हैं। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ ने डायनोसियस नामक जो है वो राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुई विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो है वो किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का। अगला इसी में मौर्य वंश में जो शासक थे वो अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो चंद्रगुप्त अशोक जो था वो राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जर के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। मास्की अभिलेख है, गुर्जर अभिलेख है, इसमें जो है अशोक को क्या कहा गया है, इसमें जो है उसका नाम अशोक रखा गया है और पुराणों में इसको अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। सिंहल अनुश्रुतियों यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसका पुष्टि नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठा था, तो सिंहल अनुश्रुतियों। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में उसने लड़ा था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का अभिलेख यानी कि वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध से पहले वह शैव धर्म को यानी कि शिव जी का जो पूजा होता था उसमें वो मानता था, लेकिन उसके बाद वो बौद्ध धर्म को मानने लगा कलिंग युद्ध के बाद। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को, तो उपगुप्त। अगला है इसमें अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा इसने किया। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ये आप जो है ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232
ईस्वी पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी कौन कौन थे? कुणाल, बधुपालित, इंद्रपालित, दशून, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधामर्न थे, शतधनुष थे और बृहद्रथ थे। तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक वो कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक चला। आशा करूंगा कि आपको आज मैंने जो मौर्य वंश पढ़ाया, उससे पहले अंग वंश पढ़ाया, आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो जो है वो देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आज इतना ही तक पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।